नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। कोलकाता से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक जगह है बारुईपुर, और इस बारुईपुर में एक बहुत ही भयानक वारदात हुई। हुआ यूं कि नेवी से तकरीबन 12 साल पहले रिटायर्ड एक शख्स जिसका नाम उज्ज्वल चक्रवर्ती था, उम्र थी 55 साल, वो एक रोज अचानक अपने घर से बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और गायब हुए 14 तारीख को, 14 नवंबर को जब वो अपने घर से गायब हुए तो घर वालों ने अपने तौर पर उज्ज्वल चक्रवर्ती को बहुत ढूंढने की कोशिश की। इनके परिवार में इनकी पत्नी 48 साल की श्यामली चक्रवर्ती और 25 साल का एक जवान बेटा जॉय चक्रवर्ती रहते थे। तो कुल मिलाकर 3 लोगों का छोटा सा परिवार था, और हस्बैंड गायब हो चुका था और वाइफ और बेटा जो है उसे ढूंढ रहे थे। तो ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। और तब माँ बेटे जो है 14 और 15 नवंबर की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे पास के थाने में बारुईपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने जाकर अपने पिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। कहने का मतलब ये कि जॉय ने अपने पिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई और जॉय की मां भी साथ में थी। पुलिस ने जब इनसे पूछा कि वो इतनी देर आधी रात को अभी आकर रिपोर्ट लिखा रहे हैं, क्या बात है, तो इसका वो कोई बहुत सटीक उत्तर तो नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सुबह से ही घर नहीं आए हैं और हम उन्हें बहुत तलाश रहे थे, लेकिन जब काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी हमें वो नहीं मिले तो हमें लगा कि अब हमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस ने पूछा कि उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कहाँ जा सकते हैं, किससे उनकी दुश्मनी है, क्या है। तो घर वालों ने जो बातें बताई उससे पुलिस का माथा थोड़ा ठनका। श्यामली और जॉय ने पुलिस को ये बताया कि उज्ज्वल जो है वो शराब पीने के आदी थे, घर में हमेशा वो लड़ाई झगड़े किया करते थे, उनका व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं था और आस पड़ोस के लोग भी, सारे लोग उनको सख्त नापसंद करते थे। अपने पति के बारे में, अपने पापा के बारे में थाने में जो 2 लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे वो इतनी नेगेटिव बातें कर रहे थे, ये सुनकर पुलिस वाले थोड़े हैरान हो रहे थे। क्योंकि आमतौर पर होता तो यही है कि अगर घर का कोई आदमी गायब हो जाए, अगर मान लीजिए उसमें कोई कमियां या बुराई भी हो, तो इंसान इस तरह के नाजुक मौके पर जो है इतनी शिकायतें नहीं करता। लेकिन यहाँ महिला भी अपने पति की शिकायत कर रही थी और बेटा भी अपने पिता के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठा हुआ था। तो पुलिस ने कहा कि आपको किसी पर शक है तो उनके बारे में बताइए। इन्होंने कहा कि हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन बार बार वो इस बात पर जोर देते रहे कि उज्ज्वल चक्रवर्ती को कोई पसंद नहीं करता था। बहरहाल पुलिस ने उनको ये भरोसा दिया कि ठीक है, फिलहाल आप घर जाइए, रात काफ़ी हो रही है, हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह पुलिस ने नोट कर लिया और पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर भी लगाने की कोशिश शुरू की, मतलब उस प्रक्रिया में वो आगे बढ़े। और इसके बाद पुलिस जो है ढूंढती रही अपने तौर पर उज्ज्वल चक्रवर्ती को। 2 से 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों के दरमियान जो है घर वालों ने पुलिस से दोबारा कोई बातचीत नहीं की, वो अपने हिस्से का काम कर चुके थे, अब पुलिस को ही ढूंढना था। लेकिन 3 दिन गुजरते गुजरते यानी 18 नवंबर को इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि जो उज्ज्वल चक्रवर्ती अपने घर से गायब हो चुके थे, उनकी लाश का एक हिस्सा उसी बारुईपुर में जहां पर ये रहते थे, उनके घर के पास एक तालाब में तैरता हुआ लोगों को दिखा, लोगों को नजर आया। हालांकि दूर से देखकर तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लाश किसकी है, लेकिन जब एक डेड बॉडी जैसी चीज पानी में तालाब के बीचों बीच लोगों को तैरती हुई दिखी तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। तो जब बाहर निकलवाया तो पुलिस वाले और आसपास के लोग उसकी हालत देखकर बिल्कुल सिहर उठे। सिहर इसलिए उठे कि लाश की हालत बहुत ख़राब थी और हाथ पांव जो है उस लाश के गायब थे। बिल्कुल ही डिसफिगर्ड, म्यूटिलेटेड बॉडी था जिसको कई टुकड़ों में काटा गया था। और ये तालाब से जो हिस्सा बरामद हो रहा था वो बेसिकली धड़ का हिस्सा था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तौर पर उसकी पहचान करने की कोशिश की, आस पड़ोस के लोगों को वो डेड बॉडी दिखाई और उसके बाद जो गायब थे उज्ज्वल चक्रवर्ती, उनके परिवार के लोगों को यानी पत्नी को और बेटे को जब बुलाकर वो दिखाई गई तो
सारे लोगों ने उसे फाइनली पहचान लिया कि ये डेड बॉडी जो है उज्ज्वल चक्रवर्ती की ही है, उन्हीं के लाश के ये हिस्से हैं या टुकड़े हैं। और जो बीवी है श्यामली चक्रवर्ती और बेटा वो रोने भी लगे। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी अब से 3 रोज़ पहले गायब हुआ था, उसकी इतनी भयानक तरीके से, इतने जघन्यतम तरीके से आखिर किसने हत्या की, और जिसने भी हत्या की उसने लाश इस तरह से तालाब में निपटाने के बारे में क्यों सोचा, और उसके हाथ पांव और शरीर के दूसरे टुकड़े जो है वो कहाँ गए। ये तमाम सवाल जो है पुलिस को परेशान कर रहे थे। लेकिन पुलिस के पास इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लीड नहीं थे। पुलिस ने अपने तौर पर मुखबिरों के ज़रिए और आसपास के लोगों से बहुत पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी उज्ज्वल चक्रवर्ती के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा था। लोग इतना ज़रूर बताते थे कि उज्ज्वल चक्रवर्ती नेवी से तकरीबन 12 साल पहले रिटायर हुए हैं और इसके बाद से लगातार वो अलग अलग कंपनीज़ में काम करते रहे हैं, और हाल के दिनों में वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम कर रहे थे। परिवार के बारे में जब पुलिस लोगों से पूछताछ करती थी तो लोग ये बताते थे कि परिवार जो है वो बिल्कुल शांति प्रिय है, एक नॉर्मल फैमिली है, वाइफ है और बेटा है, और बेटा पास के ही पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करता है। इतनी जानकारी जो है पुलिस को उनके बारे में मिल चुकी थी। और दिक्कत ये थी कि उज्ज्वल चक्रवर्ती जब से गायब हुए थे और उसके बाद जब उनकी लाश मिली, इस पूरे टाइम स्पैन में उनका मोबाइल फ़ोन एक बार भी स्विच ऑन नहीं हुआ। ये भी पुलिस को जो है वो बहुत परेशान कर रही थी ये बात। लेकिन पुलिस को तफ्तीश तो करनी ही थी, तो पुलिस ने थोड़ा सोचा कि ये जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली यानी श्यामली और जॉय, जब ये थोड़े से सेटल्ड हो जाएंगे तो उनसे हम दोबारा पूछताछ करेंगे। और फिर पुलिस ने थोड़ा रुक कर श्यामली और जॉय को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस की एक टीम इनके घर भी गई और उसके बाद श्यामली और जॉय से इन्होंने फिर पूछताछ शुरू की। इस बार भी जब पूछताछ शुरू हुई तो माँ और बेटा दोनों जो है वो कंप्लेन मोड में ही नजर आए। दोनों लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उज्ज्वल चक्रवर्ती कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो घर में भी बुरा व्यवहार करता था, आस पड़ोस में किसी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे, उसका तो जीना ही बेकार था, पता नहीं अब किसने हत्या कर दी, हम तो बहुत हैरान हैं, परेशान हैं, इस तरह की बातें। और ये सारी बातें सुनकर पुलिस के दिमाग में जो शक था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस को ये लग रहा था कि अगर बार बार ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उज्ज्वल अच्छा इंसान नहीं था, तो जाहिर है इनका जो है अपने पति कह लें या पिता कह लें, उसके साथ बहुत बिटर यानी कड़वा एक्सपीरियंस रहा होगा। पुलिस इस बात को भी समझना चाहती थी और पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं लोगों ने जो है वो हत्या की हो। अब पुलिस ने पूछताछ के क्रम में इनसे ये भी पूछा कि चलो ठीक है, ये बहुत बुरे आदमी थे जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि इनकी जो लाश तालाब में पड़ी हुई मिली, उसके हाथ पांव कहाँ चले गए, मतलब आपको क्या लगता है? तो इन लोगों ने फ़ौरन जो है ये सवाल सुनते ही एक जवाब दिया। वो जवाब ये था कि उन्होंने कहा कि उस तालाब में 2 मॉनिटर लिजर्ड रहते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में गोह कहते हैं, गोह, और हिंदी में खासकर, और मेरे हिसाब से इंग्लिश में मॉनिटर लिजर्ड तो कहते ही हैं, और वो ड्रैगन की तरह होता है दिखने में। आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल के जो जलीय इलाके हैं, वेटलैंड्स, वहाँ पर और आसपास के इलाकों में गोह काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन माँ बेटे का ये कहना था कि हाथ पांव जो है वो चूंकि उस तालाब में 2 मॉनिटर लिजर्ड रहते हैं, तो हो सकता है कि उन मॉनिटर लिजर्ड ने ही उज्ज्वल चक्रवर्ती के हाथ पांव जो है वो खा लिए हों। ये बात पुलिस ने सुनी और पुलिस ने फिर उनसे पूछा कि चलो हाथ पांव तो खा लिए, लेकिन फिर वो डेड बॉडी जो है हाथ पांव खा लेने के बाद उसको किसने पैक किया, और पैक करने के बाद तालाब में किसने फेंका? क्योंकि जो डेड बॉडी मिली थी वो एक प्लास्टिक के पैकेट में या प्लास्टिक के बैग में मिली थी और उसके हाथ पांव जो है पहले से ही कटे हुए थे। तो ये बात जो है वो लॉजिकल नहीं लग रही थी, क्योंकि तालाब में अगर कोई लाश पड़ी हुई हो और वो बिल्कुल खुली हो तब तो उसके हाथ पांव कोई जानवर खा ले, ये बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन अगर वो पैक्ड हो, बंधा हुआ हो और उसके हाथ पांव खा ले, अगर कोई ऐसा कहे कोई जानवर ने खा लिया, तो फिर ये बात जो है कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो चक्रवर्ती परिवार है उससे पूछताछ में थोड़ा कंट्रडिक्शन जो है पुलिस को समझ में आ रहा था। और तब पुलिस ने फाइनली ये तय किया कि वो श्यामली से और जॉय से अब सख्ती से पूछताछ करेगी। और इसके बाद पुलिस ने, जिसे कहते हैं कि पूछताछ का अपना तरीका बदला, बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि पुलिस ने गियर बदला। और जैसे ही पुलिस ने गियर बदला तो माँ बेटे ने सच्चाई कबूल कर ली। और वो सच्चाई ये थी कि इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है उज्ज्वल चक्रवर्ती की हत्या की थी। लेकिन
हत्या तो चलो की ही थी, लेकिन उसके बाद उज्ज्वल चक्रवर्ती की लाश के तकरीबन 5 से 6 टुकड़े किए थे। और इतनी भयानक तरीके से किसी इंसान के लाश के टुकड़े किया जाना, उसने जो है पूरे बारुईपुर को तो चौंका ही दिया था। अब चौंकने की बारी पुलिस वालों की थी, क्योंकि पुलिस जो है पूछताछ के क्रम में अब वो कहानी जानने और सुनने वाली थी। वो कहानी कुछ यूं है कि ये जो लड़का है जॉय चक्रवर्ती, ये एक पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है कारपेंटरी का, यानी वुडन वर्क जो है वो सीख रहा है, उसका काम सीख रहा है। घर में चूंकि उज्ज्वल चक्रवर्ती का व्यवहार अच्छा नहीं था और शराब के नशे में वो अक्सर धुत रहता था, नौकरी पर नौकरी वो करता और छोड़ता रहता था, तो घर में अक्सर तनातनी का माहौल बना रहता था। अब एक एग्ज़ाम के लिए जॉय चक्रवर्ती को कुछ दिन बाद चेन्नई जाना था और उसने अपने पिता से, उसको कुछ मदद की उम्मीद थी और उज्ज्वल चक्रवर्ती से उसने 3,000 रुपये 13 और 14 तारीख के दरमियान जो है 3,000 रुपये मांगे थे। लेकिन इस 3,000 रुपये पर बाप बेटे के बीच में बहुत तीखी नोकझोंक हुई और वो नोकझोंक हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई और ये जो जॉय है, जवान लड़का, इसने अपने पिता को ज़ोर से धक्का दे दिया और उसके पिता गिरे और गिरने के बाद उनका सिर दीवार पर लगा। अभी वो वहाँ से रिकवर कर पाते, वापस आ पाते और शायद आगे और लड़ाई होती, लेकिन इससे पहले इसका गुस्सा, इस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और इसने खुद अपने हाथों से ज़मीन पर गिरे अपने पिता का गला घोंट दिया। माँ भी उसी घर में थी, यानी जॉय की माँ उसी घर में थी, उज्ज्वल की पत्नी श्यामली उसी घर में थी, लेकिन वो तब तक बचाने नहीं आई जब तक कि उज्ज्वल चक्रवर्ती के प्राण पखेड़ू नहीं उड़ गए। अब जब उज्ज्वल की मौत हो गई तो श्यामली को एहसास हुआ कि शायद बहुत देर हो गई। वो आई भागती हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब तक देर हो गई थी, उज्ज्वल की जान चली गई थी। फिर इन दोनों ने ये सोचा कि हमने हत्या तो कर दी, अब हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें, हम कैसे खुद को बचाएं और उज्ज्वल चक्रवर्ती की लाश हम कैसे निपटाएं। तो इसके बाद माँ और बेटे ने मिलकर वो भयानक प्लान बनाया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और वो प्लान ये था कि इन्होंने लाश को खींचकर 13 और 14 तारीख की दरमियानी रात को बाथरूम में ये लेकर गए और लेकर जाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास, इस लड़के के पास हैक्सो ब्लेड या जिसे आरी कहते हैं वो पहले से था, क्योंकि वो कारपेंटर का काम सीख रहा था, वुडन वर्क का काम सीख रहा था। तो उसने उसी हैक्सो ब्लेड से अपने मृत पिता का गला काट दिया और गला काटने के बाद लाश को पूरी रात उसी घर में रहने दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गला काटकर अगर हम छोड़ देंगे तो लाश में जितना भी खून है वो बह जाएगा। और वही हुआ, वो खून बह गया और 14 तारीख को सारा दिन वो लाश जो है बाथरूम में उसी तरह पड़ी रही। और उसके बाद 14 तारीख की शाम से लेकर इन्होंने उस लाश के टुकड़े करने की शुरुआत की, यानी पत्नी और बेटे ने मिलकर एक शख्स की, उज्ज्वल चक्रवर्ती के लाश के टुकड़े करने की शुरुआत की। और इस तरह से उन्होंने उस लाश के 5 से 6 टुकड़े किए आरी से काट काट कर, और फिर 4 से 5 किश्तों में वो बेटा जो है जॉय चक्रवर्ती साइकिल पे अपने पिता की लाश के टुकड़े लाद कर बारुईपुर में जहाँ ये रहता है ये परिवार, उसके आसपास के इलाकों में वो फेंकता रहा। तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में हाथ पांव अलग अलग झाड़ियों में, जंगलों में, तालाब के पास, ये सारी चीज़ें उन्होंने फेंके। और जो धड़ का हिस्सा है, मेन पोर्शन ऑफ दैट डेड बॉडी, उसको इन्होंने एक प्लास्टिक के बैग में पैक किया। सारी चीज़ें पैक करके ही फेंक रहे थे और आधी रात को जाकर वो तालाब में फेंक कर आए। और ये उन्होंने काम किया 14 और 15 नवंबर की दरमियानी रात को। इसके बाद ये सब कुछ करने कराने के बाद जब इनको लगा कि अब हमने अपनी तरफ से सब सेट एंड डन कर दिया है, घर की सफाई हो गई है, लाश हमने निपटा दी है, कोई सबूत बाकी नहीं रह गया है, तो फिर इन्होंने तय किया कि अब हमें जाकर पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तो कल को शक की सुई हमारी ओर घूमेगी। फिर माँ बेटे ने यह तय किया कि वो थाने जाएंगे और उन्होंने उसी 14-15 की दरमियानी रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। और इसके बाद की कहानी आपको पता है कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की थी, लेकिन पुलिस को कोई खास लीड नहीं मिली। लेकिन अब जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो ये पूरी कहानी बता रहे थे, पूरा राज खोल रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछा कि उन्होंने इतने भयानक तरीके से लाश निपटाने के बारे में क्यों सोचा, तो बेटे जॉय ने छूटते ही ये जवाब दिया कि उन्होंने टीवी पर श्रद्धा के मर्डर केस के बारे में सुना था, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए थे और 35 टुकड़े करने के बाद जो है
उसको अलग अलग जगहों पर फेंका था। तो उन्हें यह आइडिया आया कि अगर वो भी डेड बॉडी को डिसमेंबर्ड कर दें, यानी अलग अलग टुकड़ों में बांट दे, तो उनके लिए लाश को निपटाना आसान हो जाएगा। इसीलिए उसने भी आरी से लाश के टुकड़े करने की शुरुआत की। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से आफताब ने बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे, इन्होंने भी उज्ज्वल चक्रवर्ती के लाश के टुकड़े बाथरूम में ही किए और 5-6 हिस्सों में उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। लेकिन अब पूरी कहानी साफ हो गई थी और ये जो माँ बेटे की जोड़ी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मोटिव बिहाइंड मर्डर वो भी साफ हो चुका था कि घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और एक तरफ माँ बेटा और दूसरे तरफ उज्ज्वल चक्रवर्ती अकेले होते थे। और सबसे बड़ी बात ये ट्रिगर पॉइंट जिसे कहते हैं कि 3,000 रुपये देने और न देने के सवाल पर झगड़ा इतना बढ़ा कि उस रोज़ गुस्से में जो है बेटे ने उज्ज्वल चक्रवर्ती का कत्ल कर दिया और उसके बाद लाश कुछ इस तरह से निपटाई। तो ये थी पूरी कहानी, जिसकी सिमिलरिटी कहीं ना कहीं श्रद्धा और आफताब मर्डर केस से जुड़ती है। और इसलिए जुड़ती है क्योंकि लाश निपटाने का जो तरीका है वो हूबहू मिलता है। हालांकि उतने टुकड़े नहीं किए, लेकिन एक बात ये भी है कि इन्होंने श्रद्धा के मर्डर केस को देखने के बाद, जिसे कहते हैं उसके बारे में जानने के बाद, उससे जो है एक आइडिया बोरो किया और उसके बाद लाश निपटाने के बारे में सोचा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप सबको आज ज़रूर सुनानी और बतानी चाहिए। तो आज की इस पूरी कहानी में इतना ही, लेकिन अभी हमारी बातचीत का ये सिलसिला कुछ देर तक और चलने वाला है। आपको पता है मैं रोज़ एक सवाल जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार आसान होता है, लेकिन दिलचस्प ज़रूर होता है, वो आपसे पूछता हूँ। तो कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था और मैंने एक शब्द, एक वर्ड आप लोगों को बताया था और पूछा था कि इसका मतलब क्या है, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आप सबके लिए, शायद आप लोग ज़्यादातर लोग इसका जवाब न दे पाए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस चैलेंज को आप लोगों ने स्वीकार किया और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया और सही उत्तर दिया है। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, सही जवाब दिया। तो वो वर्ड था अरिचिब्यूटायरोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सुनने वाला एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अरिचिब्यूटायरोफोबिया। मैंने कल भी कहा था कि इस वर्ड को मैं खुद ही तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जो सही उत्तर दिया है उनका नाम है पर्ना चट्टराज। पर्ना चट्टराज बांग्ला में कहेंगे। तो इन्होंने उत्तर दिया और इन्होंने लिखा है उत्तर में, फियर ऑफ स्टिकिंग पीनट बटर टू द रूफ ऑफ वंस माउथ और सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी। बिल्कुल, ये जो पीनट बटर होता है, जो अक्सर बच्चे, बड़े भी खाते हैं, लेकिन बच्चे जो है बहुत चाव से खाते हैं ब्रेड में लगाकर, लेकिन उसका टेक्सचर जो है वो स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है। और कई बार इस तरह की चिपचिपी चीज़ें जो है मुंह के अंदर तालू में जाकर चिपक जाती है। और जब तालू में जाकर पीनट बटर जैसी कोई चीज़ चिपकती है तो इंसान कई बार एंग्जाइटी में भी आ जाता है और बड़ा इरिटेटेड सा फील करता है। एक मतलब बड़ी बेचैनी वाली कैफियत जो है वो इंसान में पैदा होती है। तो वो जो एंग्जाइटी है पीनट बटर के तालू में चिपक जाने की वजह से, उस एंग्जाइटी और उस डर का नाम है अरिचिब्यूटायरोफोबिया। कितनी अजीब और यूनिक बात है। और दुनिया में कितने तरह के शब्द हैं, उसके कितने तरह के मायने हैं, ये जब इस तरह के सवाल जवाबों में हम सब शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो बातें हमें पता चलती है। मैं तो सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ। आई होप कि आपको भी ये सिलसिला सवाल जवाब का अच्छा लगता होगा। अब आइए कल का सवाल आपसे पूछते हैं, इसका उत्तर ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। अर्थक्वेक गेम क्या है और ये कब खेला गया था? अर्थक्वेक का मतलब आप जानते ही हैं, भूकंप, लेकिन इसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि अर्थक्वेक गेम क्या है और ये कब खेला गया था। इसका आप जवाब देने की कोशिश करें। बहुत ही दिलचस्प आंसर है। जो सबसे पहले सही जवाब देगा, और जैसा कि परिपाटी है, हम उनके नाम का स्पेशली मेंशन करेंगे ही, और बाकी जो हमारे दर्शक लगातार मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं उनका तो खैर मैं नाम लेता ही रहता हूं और कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूं। सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके नाम पढ़ूं। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, ये सोचता रहता हूं। तो शिव नारायण शर्मा जी का भी कमेंट आया है। उन्होंने कमेंट किया है, अरिचिब्यूटायरोफोबिया के बारे में भी बताया है। बाकी शाकिर शेख का कमेंट है। गौरव खत्री साहब हैं, यूज़र BM1GX। अब जैसा मैंने आपको बताया कि YouTube में जो आईडी है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी डिस्प्ले होती है ज़्यादातर मामलों में, नाम पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुछ कमेंट करें तो प्लीज़ ऊपर या कमेंट के नीचे आखिर में ज़रूर नाम लिख दें। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि व्हाई आर यू डाउटिंग पुलिस एक्शन, पीपल लाइक यू एनकरेज क्रिमिनल्स,
बेटर यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ प्रजापति फैमिली। देखिए, जिस लड़की की हत्या हुई उसके परिवार के साथ तो हमारी हमदर्दी, हमारी क्या सारे लोगों की हमदर्दी होगी, और ये मतलब बहुत ही जघन्यतम कृत्य है। लेकिन कानून का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता दोस्त। अगर तो वो जेन्युइन एनकाउंटर है, देखिए मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल लोगों के जहन में है। अगर तो, और सवाल क्यों है, आपने पूछा ना कि मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ, मैं डाउट नहीं कर रहा, लोगों के जहन में ये सवाल है। सवाल इसलिए है कि जितने एनकाउंटर होते हैं, सारे एनकाउंटर में हम देखते हैं कि मुलजिम के पैर में ही गोली लग जाती है। एक बार गाजियाबाद में पुलिस ने 7 लोगों को, 7 गौ तस्करों को एक साथ पकड़ा था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सातों के सातों गौ तस्करों को पैर में घुटने से नीचे और जो एंकल होता है उसके ऊपर पिंडलियों में गोली लगी थी। क्या ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है? इस तरह के कोइंसिडेंस पर ही तो मन में सवाल पैदा होते हैं। और मेरे मन में सवाल पैदा होने का ये मतलब नहीं है कि लड़की की हत्या हो गई तो उससे किसी की हमदर्दी नहीं है, वो अपनी जगह पर है। जो गुनहगार को कानून सज़ा देगा वो देगा, लेकिन सज़ा देने के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग भावनाओं में आकर और गुस्से में आकर ये कहते हैं कि आफ्ताब को जो है भीड़ के हवाले कर देना चाहिए, उसने लड़की के 35 टुकड़े कर दे। तो क्या इस बात को हम आप जस्टिफाई कर सकते हैं? दोस्त ज़रा सोचिएगा, ऐसा अगर होने लगे फिर तो हमारे देश में और जो बहुत सारे कट्टर मुल्क हैं, तालिबानी या फिर ISIS का जो राज है, वहाँ पर जिस तरह से होता है उसमें और हमें फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया था। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें उस लड़की और उसके परिवार के साथ हमदर्दी नहीं है। खैर, बाकी आरोही कुमार जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी हैं, मोनिका जेम्स, राहत मोबाइल रिपेयर, इन्होंने कहा है कि सर आपका अंदाज़ हमें अच्छा नहीं लग रहा है समझाने का। शम्स ताहिर खान की बात अलग है, आप अपना तरीका चेंज करो। तो राहत जी को मुझसे ये उम्मीद है कि मैं बदल जाऊं, लेकिन मैंने पहले भी बड़ी विनम्रता से ये बात कही है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है। शम्स सर जो हैं वो अनपैरेलल्ड हैं। आप मुझे भी सुनते रहिए राहत जी, धीरे धीरे आपको मैं भी अच्छा लगने लगूंगा। उस्मान ऑफिशियल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा कि सर आप उर्दू अच्छा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। रोहित श्रीवास्तव जी, मेरे उर्दू बोलने की कई लोग सराहना भी करते हैं और कई लोगों को शायद ये बहुत अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन चलिए ठीक है। कोई भी भाषा जो है जब वो अलग अलग भाषाओं से शब्द लेती है तो उस भाषा का विकास होता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है, चाहे वो हिंदी हो या कुछ भी हो। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ी ने भी, इंग्लिश ने भी बहुत सारे इंडियन वर्ड्स को अडॉप्ट किया है। जैसे हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि पायजामा जैसा वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड हो सकता है, लेकिन पायजामा अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होता है, नाला अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होता है, वो अब इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए हिंदी में भी बहुत सारे विदेशज यानी विदेशी शब्द अब शामिल हो चुके हैं। तो इसीलिए खुलकर बोलने और बात करने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। रेखा भट्ट जी का भी कमेंट है, लिटिल रेन ड्रॉप्स, टैक्स वे सॉल्यूशंस, सीकर्स वर्ल्ड, परूप श्रेष्ठा जी, कविता गुप्ता, नितिन जैन, रंजन जी का भी कमेंट है, फिरोज़ अंसारी, दुर्गा करकी जी, डिज़ाइन मोंगा, शंकरलाल बिश्नोई, प्रिंस के नाम से भी कमेंट है। कुछ रैंडमली आगे बढ़ा देता हूँ कमेंट्स और उसके बाद बाकी लोगों के नाम पढ़ता हूँ। इवांका बिश्नोई ने भी कमेंट किया, उन्होंने बहुत दिलचस्प लिखा। उन्होंने लिखा है कि ये जो रिचीब्यू टायरोफोबिया के बारे में मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने गूगल में भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और उन्होंने कुछ स्माइली इमोजीज भेजे हैं। बिल्कुल बहुत टिपिकल तो था, जिन लोगों ने ढूंढ लिया है उन लोगों को सलाम है। और मनोज प्रभाकर जी ने रिचीब्यू टायरोफोबिया को लिखा है कि वो ऊंचाई से डर लगने वाली चीज़ है। नहीं मनोज जी, आपका ये उत्तर सही नहीं है। और बाकी यूज़र GC6LW9EO4G, खैर इन्होंने नाम लिखा है नीचे, अभिषेक पांडे गाजीपुर से, इन्होंने लिखा है कि मकड़ियों से जो व्यक्ति डरता है उसे ये नाम दिया गया है। ये भी मेरे हिसाब से गलत जवाब है, लेकिन सही हो या गलत इसी बहाने कुछ जानने समझने और सुनने का मौका मिलता है। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। कल का सवाल भी मैंने आप सबसे पूछ ही लिया है, प्लीज़ उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो पर और इस वाक़े पर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आज मेरे साथ स्पेशली हमारे कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 1-2 दिन पहले रिकॉर्डिंग की थी, पूरा का पूरा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन आज विनोद जी हैं तो सब कुछ सेफ एंड साउंड है। तो उनको भी मैं थैंक यू अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। वो लगातार सुन रहे हैं और सहमति में सिर भी हिला रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मुझे और विनोद भाई साहब को इजाज़त दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वाक़े, किसी नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।